आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल खेती सलाह में। आज चर्चा करेंगे धान में जिंक के प्रयोग की। देखिए, अभी मैंने एक धान का वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने जुलाई माह में धान के क्या ऐसे कार्य करें जिससे कि कम खर्चे में अधिक से अधिक कल्ले निकले और आपका उत्पादन भी अच्छा हो। उसमें जिंक की भी चर्चा आई थी और कई किसान भाइयों ने उस वीडियो को देखने के बाद कुछ अपने सवाल भेजे और वो सवाल जिंक को लेके थे कि भाई डीएपी के साथ जिंक ना डालें तो कितने दिन बाद डालें, कौन सा जिंक डालें, या मेरे पास चिलेटेड जिंक है तो चिलेटेड जिंक को कैसे डालें। तो देखिए, ये बहुत अच्छे सवाल हैं और धान की खेती क्योंकि हमको पता है जिंक मांगती है। अगर उसको अब सवाल ये आता है, ये सबको पता है करीब करीब सभी हमारे किसान भाइयों को, कि डीएपी के साथ जिंक अगर मिलाते हैं तो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। चाहे आप उसे मिला के भी देख लेना, घोल फट जाएगा अगर आप दोनों को पानी में अलग अलग करके घोल के मिलाएंगे तो। कारण क्या है, जिंक सल्फेट और उसमें डाई में यानी कि डीएपी में होता है फास्फेट, तो जिंक फास्फेट बन जाता है और बिल्कुल 0% पौधों को मिलता है जिंक। ये गड़बड़ तो खैर अब हमारे कई किसान भाई करते ही नहीं है, उनको पता लग गया है। अब दिक्कतें कहाँ शुरू होती हैं? देखिए, कुल मिला के हम जिंक डाल रहे हैं, जिंक बाजार में बहुत तरह के आ रहे हैं। देखो, जिंक सल्फेट 21%, जिंक सल्फेट 33%, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों होता है। 21% वाले में थोड़ा कम सल्फर होता है 10%, और जो हमारा 33% वाला होता है उसमें 15% सल्फर होता है। ये पुराने समय से खेतों में यूरिया के साथ डालने की प्रथा हमारे किसान भाई डालते हैं, जानते भी हैं। अब बात ये आती है कि जिंक हमारी फसल के लिए भाई जरूरी क्यों है? धान के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, क्लोरोफिल निर्माण में इसका काम है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन की बात करें ऑक्सिन, उसमें इसका काम है। प्रोटीन बनाने में इसका काम है। एंजाइम कई सारे ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी, उनको एक्टिवेट करने का काम इसका है। कुल मिला के धान में अच्छे जो कल्ले निकालने की हम बात करते हैं, उसमें बहुत सारे उत्पाद, चाहे किसी भी फॉर्म में जिंक हो, वो जिंक ही जाके काम करता है। जिंक चाहे हम सल्फेट डालते हैं, नहीं तो ईडीटीए आजकल देख रहे हैं, चिलेटेड जिंक, उसकी भी मैं बात आज करूंगा। एक किसान ने पूछा कि मैं चिलेटेड जिंक डाल दूं 1 किलो अगर डीएपी के साथ, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई चिलेटेड वाला जो है कोई आपस में क्रिया नहीं करता किसी फर्टिलाइजर के साथ, तो अगर उसे 1 किलो डाल दूं तो क्या होगा? क्वेश्चन वाजिब है उसका, लेकिन क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। यारा कंपनी का भी जिंक आ रहा है, स्प्रे के फॉर्म में आ रहा है, आयोनिक फॉर्म में भी जिंक आ रहा है। इसके अलावा और भी जिंक बाजार में आते हैं। अब हमें डालना कौन सा चाहिए? एक टेक्नो जिंक करके आ रहा है सल्फर मिल्स का, उसमें 67% सल्फर है और 14% जिंक है। अब ये भी एक है। अब हम जब किसान भाई जिंक का नाम लेके दुकान पे जाते हैं तो हमारी कहानी बस वही खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हमारा जो देने वाला है वहां पे जो विक्रेता है, अब वो उसकी मर्जी पे आपको कौन सा जिंक देगा और वो आप कैसे डालोगे, वो किस खाद के साथ कार्य करेगा नहीं करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, हमें जानना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, एक बात कही जाती है बहुत पुराने जमाने से, बिल्कुल एक साफ बात है कि जो डीएपी है, डाई है, इससे जिंक की दूरी बनाने के लिए भाई कद्दू करते वक्त ही इसको डाई को डाल दो, जब हम आखिरी जो सुहागा लगाते हैं, और फिर आप देखेंगे कि उससे 15-20 दिन का कम से कम गैप बना के फिर हम यूरिया के साथ जिंक डाल देते थे। अब परेशानी क्या आती है, डाई बाद में दी नहीं जा सकती। डाई को शुरुआत में देना होता है क्योंकि तभी उसकी पौधे जो की जड़ें उसको ग्रहण करती है। बाद में आप डाई डालते रहेंगे तो केवल उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा वो मिलेगी, फास्फोरस पौधे को नहीं मिलता, पैसा जाता है वेस्ट। तो डाई हमें डालनी है। अब यानी कि डाई भी शुरुआत में डलेगी, और जिंक की भी किसी भी फसल में जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, मान के चलिए शुरू की 1 महीने की, उसी में तो उसको सब एक्टिविटी करनी है, उसको हरियाली लानी है, उसको एंजाइम बनाने हैं, उसको हार्मोन बनाने हैं। तो जिंक की भी शुरू के 30 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डालेंगे तो इतना
मजा नहीं आएगा और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो दोनों ही डालने हैं। तो भाई अब अगर हम डाई डाल देते हैं शुरुआत में तो हमारी लेबर दिक्कत करती है ट्रांसप्लांटिंग यानी कि पौधरोपण में। तो हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, जो एक हमारी जनरल प्रैक्टिस है कि भाई जब उसकी जड़ें वड़े निकल जाती हैं 8-9 दिन में जम जाती है तब हम डाई डाल देते हैं। अब उस डाई डालने के बाद फिर जिंक कैसे डालें, क्योंकि 10-15 दिन तो मिनिमम है, 15 से 20 दिन। तो ऐसे हालातों में किसानों ने गए ईडीटीए पे। ईडीटीए क्या है, एक चिलेटेड जिंक का मतलब समझ लीजिए आप, जिंक का जो आयन है वो किसी और के साथ जुड़ाव ना करे, किसी और के साथ कॉम्बिनेशन ना बनाए, किसी के साथ रिएक्शन ना करे, तो उसको पहले ही किसी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ कंबाइन करके एक रिंग बना देता है। यानी कि अब वो ऐसा मानिए कि जैसे कोई एक पेच है और पेच पे उसके चूड़ी चढ़ा दी जाए, बोल्ट चढ़ा दी जाए और इतने बोल्ट चढ़ा दिया जाए कि अब उसमें कोई भी एक दूसरा बोल्ट चढ़ ही ना पाए जितनी भी उस पेच की लंबाई है। यानी कि अब वो किसी और के साथ रिएक्ट या कंबाइंड या जुड़ नहीं सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जिंक के आयन को पहले से ही हम उसकी एक क्रिया करा के एक रिंग बना देते हैं, उस रिंग को चिलेट कहते हैं। अब वो अमूमन किसी पेस्टिसाइड के साथ, फंजीसाइड के साथ, या फिर एनपीके के जो ग्रेड है 12-32-16 या फिर 19-19-19 उनके साथ मिला के स्प्रे करने के लिए अब एक माकूल बन गया, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। जो लोग कभी ढैंचा इस्तेमाल करते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में, या समय समय पर वर्मी कंपोस्ट करते हैं, तो उनकी फसल में इस तत्व मिलते हैं कि अगर वो शुरू में डीएपी कर ले और 15-20 दिन का गैप बना के जिंक कर ले तो उनकी मिट्टी में ही इतनी अवेलेबिलिटी है तो कोई ज्यादा लक्षण प्रदर्शित नहीं होते जिंक की कमी के, जो जैसे कि धब्बे पड़ना, आप देखते होंगे ना लाल लाल जंग के आकार के धब्बे। लेकिन अगर धब्बे पड़ते हैं तो मैं बहुत पहले से कहता हूं, चाहे कितने ही जिंक बाजार में है, अगर आपको सस्ता करना है तो भाई 2% यूरिया का घोल बनाइए, 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और जिंक सल्फेट डाल दीजिए उसमें 750 ग्राम, और साथ में फेरस सल्फेट करके अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो इस बीच के आने वाले समय में 15 से 20 दिन के आने वाले समय में अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको राहत मिल जाएगी। और फिर 21 दिन पे 22 दिन पे जब पहला यूरिया डालें उसके साथ डाल दें। अन्यथा की स्थिति में क्या है, चिलेटेड वाला ईडीटीए। अब उस पर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम शुरुआत में ही डाई के साथ चिलेटेड वाले को मिला के डाल दें। देखिए मिला के डाल तो सकते हैं, लेकिन अब स्प्रे के लिए तो उसकी डोज 100 ग्राम पूरे एकड़ के लिए ही सफिशिएंट है। अब अगर आप पूरे खेत में 5 बीघे में डाई के साथ मिलाएंगे तो कम से कम 1 किलो डालना होगा। तो 1 किलो जिंक अगर ईडीटीए वाला आप डाई के साथ मिलाएंगे तो मात्र जिंक देने के लिए इतना खर्चा मैं राय नहीं देता। ईडीटीए वाला अगर आप ये यूरिया जिंक और फेरस वाला घोल ना स्प्रे करना चाहें या किसी और इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के डालना चाहे तो फिर 100 ग्राम का पैकेट ईडीटीए का स्प्रे कर सकें। अगर स्प्रे करने में कोई आपको मुश्किल ना हो तो फिर उसको केवल 100 ग्राम स्प्रे करने में यूज करें, उसको जमीन में 1 किलो ईडीटीए वाला मिला के ना डालें। तो एक तो इसकी बात हुई। इसके अलावा यारा कंपनी का आता है जिंक जो स्प्रे में आ रहा है, वो भी पौधों को स्प्रे के लिए मिल जाता है। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी ऐसी दिखाई दे रही है कि भाई जिंक के धब्बे आ रहे हैं और हमने जिंक नहीं डाला है, तो वो एक अच्छा विकल्प केवल स्प्रे के लिए, उसको भी किसी और के साथ मिला के ना डालें। एक जिंक आ रहा है सल्फर मिल्स का टेक्नो जिंक, 4 किलो प्रति एकड़ की उसकी रिकमेंडेशन है। अब उसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। उसमें 67% सल्फर है और 14% जिंक है। तो अब एक जिंक का एक छोटा सा बात और समझिए, 6 और 7 जो न्यूट्रल टाइप की जो पीएच होती है, एक सामान्य पीएच जिसे हम पीएच की कहते हैं, उससे अगर कम पीएच होगी 6 से नीचे तो अम्लीय होता है, और अगर ऊपर जाती है पीएच 7 के ऊपर 8-9 तो क्षारीय हो जाता है। क्षारीय मिट्टी में जहाँ पे पीएच 7 से ज्यादा होती है वहां पे जिंक का मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसी मिट्टियों में तो सल्फर की आवश्यकता पड़ती है पीएच को न्यूट्रलाइज करने में, पीएच को कम करने में, तो वहां तो टेक्नो जिंक बहुत अच्छा काम करेगा। 4 किलो प्रति एकड़ अगर आप जमीन में डाल देंगे।
लेकिन कहीं अगर आपने कोई मिट्टी टेस्ट नहीं कराई और पहले से ही आपकी मृदा 5-6 पीएच की है, वहां पे आपने टेक्नो जिंक का प्रयोग किया, तो हो सकता है कि आपकी पीएच और घटा दे। तो इससे हमारा थोड़ा सा देख समझ के करने की जरूरत है। ये नहीं कि पैकेट आप देख लिया और आपने, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें जिंक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो लोग 21 दिन बाद यूरिया डालते हैं और उनकी जो है मिट्टी ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अम्लीय की तरफ नहीं है, तो वो उस समय डालेंगे यूरिया के साथ मिला के, तो वो मिल जाएगा और सल्फर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो जिंक से जुड़ी हुई जो ये बातें हैं, मैं एक नट शेल में यानी कि सारांश में मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जिंक हैं। EDTA 12% अगर डालना हो तो 100 ग्राम से ज़्यादा मात्रा ना डाल के उसे तो स्प्रे में इस्तेमाल करें, उसको ज़मीन में इस्तेमाल करके खर्चा ना बढ़ाएं। स्प्रे करना हो तो आपको क्या काम करना है, यूरिया के साथ घोल बना के जिंक और फास्फोरस जो मैंने बताया उसे कर सकते हैं, या यारा कंपनी का जिंक ऑक्साइड स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एक आयोनिक जिंक आ रहा है उसको स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने आपको बात बताई। देखिए फिर ध्यान कर दिए, जिसमें P लग रहा है NPK खाद नहीं डाल सकते जिंक साथ में मिला के। SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें भी फास्फोरस से P लग रहा है, नहीं डाल सकते। या फिर DAP इसके साथ अगर आप मिला के डालेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि हमारे कल्ले नहीं हो रहे, फुटार नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो किसान भाई मेरे चैनल को अब पहली बार आज देख रहे हैं, अच्छी जानकारी मिलती रहेगी आपको, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो हमारे पहले से ही किसान हैं भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं उसको शेयर जरूर करें। जिंक से संबंधित धान में कोई और सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, जिससे कि आपको और हमारा वार्तालाप भी होता रहे और मैं ये जान सकूं कि आप वर्तमान में धान में किन और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत जल्दी मिलता रहूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।